जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे। और डेली मैं आपके सामने करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। किसी को भी मुझसे कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड डाउट है, पर्सनल मेंटोर की आवश्यकता है तो प्लीज मुझसे मिल सकता है ऑफलाइन बैच में। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देख रहे होंगे और नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज मैं कुछ नई चीज लेके आया हूँ। बेसिकली नई चीज में 2014 के एनडीए के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे, बट वो इतना बेनिफिशियल आपको करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं एनी हाउ कंडीशन। कभी कभी कैसा होता है, क्वेश्चन का बस थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट करके पूछना वो वही चाह रहा होता है, पर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है। जैसे कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजता रहता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि सीडीएस सीएपीएफ में भी कैसे क्वेश्चन इंटरमिंगलिंग्स होते रहते हैं। तो एनडीए डिफेंस एग्जाम बाय रोहित सर, बेसिकली मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज, आज का जो मोटिवेशन है वो बहुत काम का और बहुत समझने वाला मोटिवेशन। एवरीथिंग विल बी ओके। देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, इट्स अ प्रैक्टिकल। देखो, मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैं फिर आपको बोलना चाह रहा हूं, मोटिवेशन नहीं है, बस आपको एक सही दिशा और सही वे में जाने का तरीका बता रहा हूं, और कुछ नहीं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे। आपको क्या करना है? एवरीथिंग इज ओके। देखिए, अभी स्टार्टिंग फेज है आपकी लाइफ का। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं मुझसे, वो एजुकेशन के फेज में है अभी। तो एजुकेशन में अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये है कि एग्जाम अच्छे नहीं गए या पेपर्स अच्छे नहीं गए, दूसरे जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस मॉक लगा रहे हैं, वो अच्छे नहीं गए। तो उससे क्या होता है? डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं करना है अपने आप को, और क्या करना है? एवरीथिंग विल बी ओके। और यही सेम कंडीशन आपकी लाइफ में भी फॉलो होता है। कोई भी परेशानी आ जाए, देखिए, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो आप अपने मकसद के साथ अड़े रहिए और तैयारी करते रहिए। जब तक आप अपने मकसद के वर्दी रहेंगे, जब तक आप अपने मकसद को डेडिकेटली फॉलो करेंगे, मैं डैम श्योर हूं आप सक्सेस ले लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इट्स डिटेल, माय नेम इज रोहित रानवे, 6+ ईयर है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी एंड एक्सपीरियंस इन डिफेंस एग्जाम, सीडीएस सीएपीएफ एफकेट्स एंड आईसीजी, ये सब एग्जाम मैंने दिए हैं। ठीक है। तो मुझे काफी अनुभव है ये सब चीज का। लेफ्टिनेंट फाउंडेशन कोर्स, बेसिकली आप आ जाइए हमारे निगड़ी ब्रांच या साने चौक ब्रांच, कहीं भी आ जाइए, मैं आपको उपलब्ध हो जाऊंगा। निगड़ी ब्रांच या साने चौक ब्रांच में आइए और मुझसे मिल सकते हैं। ये ऑफलाइन बैचेस है। यहाँ बेसिकली करंट अफेयर में आपको वीडियो के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी मिलेगा। ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कहा मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम एंड फाइंड ओपला डिफेंस। ठीक है। यूट्यूब का चैनल भी यही है और टेलीग्राम का चैनल भी यही है। डेली 6 to 8 आवर स्टडी प्लान और एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा हमारा। 6 to 12 एनसीईआरटी पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इट्स माय टेलीग्राम, स्कैन करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, सबसे पहले आज जो मैप लेके आया हूं मैं, इंडियन ओशन के बारे में लाया हूं। ये मैप बेसिकली जरूरी क्यों है? क्योंकि इंडियन ओशन में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये रहा इंडियन ओशन। एकमात्र ओशन ऐसा है जो कि इंडिया के नाम पे रखा हुआ है, और वो है इंडियन ओशन। ये रहा मॉरिशियस, ये रहा मालदीव, उसके बाद ये रहा सेशल्स, ये रहा कमोरोस, और ये रहा मेडागास्कर। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? मेडागास्कर चैनल। ठीक है। ये रहा सोमालिया, ये रहा इथोपिया, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, जिसे हम क्या बोलते हैं? बब अल मंदेव। ठीक है। ये रहा जिबूटी, ये रहा एरिट्रिया, ये रहा केनिया, ये रहा तंजानिया, मालाविया, मोजाम्बिक। ठीक है। ईस्ट स्वातिनी। ठीक है। तो कुछ कंट्रीज है बेसिकली आपको याद रखना है। एक तरफ ये अरेबियन सी है, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा पर्शियन गल्फ। ठीक है। तो इसको क्या क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान को कौन जोड़ता है? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज।
ठीक है। अभी क्वेश्चन फिर देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोस से जाना है आपको तो पर्शियन गल्फ से आओगे और गल्फ ऑफ ओमान में जाओगे। दूसरा बाल अव मंदेब बेसिकली कौन से सी को कनेक्ट कर रहा है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है। ये रही इक्वेटर। दूसरा चीज ये रहा अरेबियन सी और ये रहा बे ऑफ बंगाल और ये रहा श्रीलंका। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मालदीव और सेशल से, ठीक है। और ये रहा मॉरिशियस, ये रहा डियोगो गार्सिगो आइलैंड, ठीक है। दूसरी चीज अंडमान निकोबार और सबसे निकटतम कंट्री कौन सी है, तो बेसिकली आपकी ये इंडोनेशिया है। अंडमान निकोबार से सबसे निकटतम जो कंट्री है वो क्या है, इंडोनेशिया। और ये रहा अंडमान सी, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से गुजर रहा है। ये बेसिकली ट्रेड का रूट है, ठीक है। यहाँ आ गया आपका जावा सी और ये आ गया आपका इंडोनेशिया। ये रहा ब्रुनई और ये रहा साउथ चाइना सी, ये रहा फिलीपीन, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, ठीक है। चाइना के नीचे कौन कौन सी कंट्री है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया। अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है ज्यादातर टाइम पे कि एक ऐसी कंट्री का नाम बताओ कि जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब कोस्ट नहीं लगता उसको, तो लाओस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं आपको अगर कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व कर देंगे। मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, बट बेसिकली कैसा है आपको स्ट्रेट याद रखने हैं। मोजाम्बिक चैनल कहां पर है, मोजाम्बिक और माडागास्कर के बीच में। गल्फ ऑफ एडेन और रेड सी कहां पर है, उसके कनेक्ट कौन कर रहा है, बाल ऑफ मंडेब। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोस, ठीक है। ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा मलेशिया, तो उसको कौन कंडक्ट कर रहा है, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हो। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, टेक स्क्रीनशॉट, जिससे क्या होगा आप अच्छे से इसको स्टडी कर पाएंगे। आगे बढ़े। बांग्लादेश रिलेशन विद इंडिया। बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं फिलहाल तो, बाकी भविष्य की बात। देखिए कुछ ट्रेनें चलती है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो उसी का डिस्कस कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टुगेदर विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, ठीक है, ज्वाइंटली फ्लैग ऑफ द न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है, मिताली एक्सप्रेस, सर्विस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम ढाका 26 मार्च 2021, ठीक है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी वॉज ढाका टू सेलिब्रेट द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस बांग्लादेश बंधन एक्सप्रेस। जब बेसिकली हम बोल सकते हैं बांग्लादेश 1972 में आजाद हुआ था, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसका 50 इंडिपेंडेंस, और उस समय ही बंधन एक्सप्रेस को हमने लॉन्च किया बोल सकते हैं दोनों में। मैत्री और समझौता एक्सप्रेस भी किसके साथ चल रही है, ये ट्रेन्स के नाम है जो बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चल रही है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उसके साथ मतलब कॉन्फ्रेंस करके सेलिब्रेशन किया। कौन कौन सी है, मिताली एक्सप्रेस है, दूसरी मैत्री और तीसरी समझौता एक्सप्रेस। आई होप सो आपको अगर क्वेश्चन आया तो यू विल बी टेकर। ये रहा मैप, स्क्रीनशॉट ले लोगे सबसे पहले, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट। आई होप सो यू विल टेक। बढ़ते हैं। ये देखो खुलना से लेके खुलना से भी ट्रेन चल रही है, खुलना से लेके ये कोलकाता पास में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ खुलना से भी चल रही है, और खुलना से फिर या बाय रोड चित्तौड़गढ़ भी जा सकते हैं, ठीक है। ये अगरतला से ढाका के लिए भी है, ठीक है। अभी रिसेंट में अखोरा, अगरतला से अखोरा के लिए चल रही है। ये बेसिकली आपका त्रिपुरा वाला सेक्शन है, त्रिपुरा, ठीक है, ये मिजोरम है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से 70% बॉर्डर शेयर करता है, तो वो त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सिंगाबाद, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी है, हल्दीबारी है, ये आ गया गुवाहाटी। उसके बाद कार्मिंगो है, ठीक है। तो कहां कहां कनेक्ट हो रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर रेल लिंक है,
और ये फ्यूचर में और भी चीजें बनेगी। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े। इंडियन एयरफोर्स C-13J एयरक्राफ्ट अचीव, ये बहुत अच्छा हमने अचीवमेंट किया है। इंडियन एयरफोर्स रीच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू नाइट लैंडिंग बाय द IAF C-130J एयरक्राफ्ट एट द कारगिल एयर स्ट्रिप। तो बेसिकली जो एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट है उसने कारगिल एयर स्ट्रिप पे क्या किया है, लैंड किया है, और ये भी नाइट में। द IFA स्टार्ट इट्स फर्स्ट IFA C-13J एयरक्राफ्ट रिसेंटली कैरिड आउट night landing at the Kargil airstrip, employed trained masking en route. The exercise also devoted with the training mission for the Garuds. Garud ये क्या है, स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फोर्स है किसकी, इंडियन एयरफोर्स की। This achievement highlight the successful completion of night landing of Indian Air Force and forwarded Kargil airstrip. Kargil मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो वहां हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन ट्रेन किया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये आपको दिखा देता हूँ, ये रहा IFA C-130J मेक्स हिस्टोरिकल लैंडिंग। और ये बेसिकली हम बोल सकते हैं इतना कैपेबल है कि ये मतलब एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो काफी ज्यादा टन तक का वजन ये उठा सकता है, और हमें जब एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक की आवश्यकता होगी तो ये हेल्प कर सकता है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई होगी। इंडिया टीवी से मैंने ये चीज लिया हुआ है। चलो आगे देखें। आज पढ़ेंगे हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, कौन से आर्टिकल में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वगैरह क्या है क्या नहीं है सब जानेंगे। ठीक है, एनडीए वाले, CDS वाले और CAPF वाले बिल्कुल गार्ड बांध के बैठ जाओ और ढंग से नोट्स वगैरह बना लो। क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज, हु इज अ कैग, कैग कौन होता है? कैग इज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीधी और सरल भाषा में आपको समझाना चाहूं मैं, कैग वो है कि जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है उसका बही खाता मेंटेन करने का काम करता है, उसे कैग बोलते हैं, सीधी सी बात। He is the head of the Indian Audit and Account Department and Chief Guardians of the Public Purse, जो कि मोटिवेशन लेते हैं CACS बनने का, CACS बनने का। तो बेसिकली वो भी तो यही काम कर रहे हैं, ऑडिट और अकाउंट्स का काम ही कर रहे होते हैं CACS। पर ये प्रेस्टीज जॉब क्यों है? प्रेस्टीज मतलब ये गवर्नमेंट जॉब है इस वजह से। CACS तो वैसा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। आप जब देश के इंडियन ऑडिटर अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपका एक तजुर्बा और अलग चीज होगी। चलो, it is the institute of through which the accountability of the government and other public authority, all those who spend public funds to parliament and state legislature, although the person of the inshore। देखिए वही बात मैंने कही थी कि गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या आपका यूनियन गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, कोई भी खर्चा कर रहा है, तो उसको ऑडिट करना है और ऑडिट करके जवाबदेही देना है। रिसेंट में कौन है? GC मुर्मू जी इज द इंक्यूमेंट कैग ऑफ द इंडिया। कौन है आपसे पूछा जा सकता है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जिसे हम GC मुर्मू जी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अभी कैग है। चलो सबसे पहले कैग का ऑफिस कब आया था जानना जरूरी है। ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1858। सबसे पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड में आया था 1858। ब्रिटिश टुक एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1860 सर एडविन ड्रूमंड वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर जनरल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एडविन ड्रूमंड, DRUMMOND। 1860 में सबसे पहले ऑडिटर जनरल किसे बनाया गया था? एडविन ड्रूमंड को। Meanwhile, after some restriction, the Audit General of India came to call Auditor and the Accountant General of the Government of India। पहले ऑडिटर जनरल को ब्रिटिश टाइम पीरियड में बोला जाता था, उसके बाद अब इंडिया जब बन गया तो ऑडिटर एंड अकाउंटेंट जनरल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब कैग को बेसिकली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? आर्टिकल 148 के अंदर कैग डील करता है, तो आपको धीरे धीरे करके समझना और इंपॉर्टेंट है। यहां से आप स्टार मार्क कर लेंगे एकदम, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। ब्रॉडली डील विद द कैग अपॉइंट ओथ एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। मतलब आर्टिकल 148 के अंदर क्या बताया गया है, जो कैग को अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, और कंडीशन और उसकी सर्विस की बात करी गई है। आर्टिकल 149 बता रहा है ड्यूटीज और पावर ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 150 क्या बता रहा है? अकाउंट ऑफ द यूनियन स्टेल कैन बी कीप सच फॉर्म एज प्रेसिडेंट में एडवाइस ऑफ द कैग।
मतलब अगर गवर्नमेंट कोई इलीगल काम कर रहा है या इलीगल खर्चा कर रहा है जिसका बही खाता वो देना नहीं चाह रहे, तो कैग से मांगा जा सकता है। और कौन मांगेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ये हक है। आर्टिकल 150 है, say that report of controller and auditor general of India related to account of union shall be submitted by the president। मतलब प्रेसिडेंट को सबमिट करना पड़ता है जो रिपोर्ट्स कैग बनाता है। who shall cause them to late before such house of the parliament। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इसको पार्लियामेंट में समन करेंगे और पूछेंगे फिर आपने क्या खर्चा किया है, क्या नहीं किया। आर्टिकल 279, आर्टिकल 279 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीडिंग ascending and the certified by कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हु सर्टिफाइड द फाइनल। बेसिकली इसका जो फाइनल सबमिशन है कैग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये मतलब एक पावरफुल पोस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिराइव करी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पावर दी जाती है वो मोस्ट पावरफुल होती है। थर्ड शेड्यूल क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रिस्क्राइब द फॉर्म द ओथ अफर्मेशन मेड बाय द जज सुप्रीम कोर्ट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया अज्यूम ऑफ द ऑफिस। बेसिकली इस थर्ड शेड्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है कि किस किस की ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाएगी, जिसमें आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और अदर जो दूसरा ऑफिस है वो भी आ जाते हैं। सिक्स्थ क्या बोलता है? शेड्यूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल शुड बी कीप्ड इन द फॉर्म ऑफ कैग प्रिस्क्राइब अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास कितना फंड जाएगा, कितना आएगा, वो सब काम कौन करेगा? कैग। ठीक है, और भी जानकारी आप लेना चाहते हो, और भी चीजें पढ़ना चाहते हो, तो बेसिकली ऑफलाइन बैच में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हो, जान सकते हो जो अभी हमारे बैच में जुड़े हुए हैं कि हम कितना डीप में जा रहे हैं, एक एक आर्टिकल को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन कैसा भी आए वी विल सॉल्व इट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर ऑफ द कैग? कैग के फंक्शन और पावर क्या है? सिंबल देख लीजिए, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। कैग डिराइव्ड इज ऑडिट मैंडेट फॉर डिफरेंट सोर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कैग का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148 टू 151 याद रखते हैं। कैग ऑडिट द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पूरा ऑडिट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इससे खर्चा करती है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट खर्चा करती है। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द ईच स्टेट ड्यूटी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, तो वहां के भी बेसिकली जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है वहां भी क्या करेगी? ऑडिट करने का काम करेगी। ही ऑडिट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड के भी ये क्या करती है? ऑडिट करने का काम करती है। ऑडिट जर्नली यही होता है कि कितना पैसा आया और कितना गया है, ये दोनों का लेन देन, उसी में अकाउंट्स में यही होता है, कितना आया कितना गया, तो उसी का काम है। इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया वेल एज द कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड जो स्टेट में है उसको भी ऑडिट करने का काम कौन करता है? आपका कैग। ही ऑडिट ऑल ट्रेडिंग, देखो फिर आएगा ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब्सिडी अकाउंट कीपिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। वही बोला, कितना आया कितना गया, सीधा सरल भाषा में यही समझाना चाह रहा। ही ऑडिट द रिसीव एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज, अथॉरिटी, फाइनेंशियल, सेंट्रल, स्टेट and revenue, government companies, corporation bodies, and when so required related law. He audit the account other authority respective president and the government and the local body. ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी अथॉरिटी का जांच करना है, उसका ऑडिट इनपुट आउटपुट देखना है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर से भी वो कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक आता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की वैकेंसी आती है यूपीएससी के थ्रू, आप वो भी देख सकते हो, आप वहीं जाके ये चीज काम करोगे, लेबर कमिश्नर का काम होता है, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक आती है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, ये सब ग्रुप ए है, ये यूपीएससी कंडक्ट करती है सब। ठीक है, तो ग्रुप ए सर्विस है, इक्वलेंट टू मैं बोल सकता हूँ आईएएस ऑफिसर के सैलरी के बराबर ही इनकी सैलरी होती है। ठीक है, आई होप तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करना है? थैंक यू फॉर वॉचिंग नहीं करना है, अभी आगे आ जाओ, क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर भागो मत। एनडीए 2014 के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करोगे? खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ मिनरल एसिड? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इज अ मिनरल एसिड?
ठीक है। तो कौन सा एसिड मिनरल एसिड है? तो सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और टार्टारिक एसिड। 2014 में आया है। यकीन ना आ रहा हो तो जाके देख लेना। यकीन तो क्या ही करोगे, मतलब मैं बता रहा हूं तो यकीन करना ही पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। पॉज करो, उसका जवाब खुद से सोचो। कौन सा पूछा है? मिनरल। ठीक है। सिट्रिक एसिड विटामिन सी में मिलता है। टार्टारिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको? टर्मरिक में। ठीक है। तो बेसिकली आई होप से यहां तक चीजें क्लियर हुई हो। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में ही आया है एनडीए में। क्या पूछ रहा है खुद से पहले सॉल्व करो। A balloon filled up with a gas could only go up in the air if it is filled with। इसको जो बलून होता है, वो बलून को हम किससे फिल करेंगे कि वो हवा में उड़ सके? A gas whose density is lower than the air, a gas whose density is higher than the air, cold air और water vapor। ठीक है। तो आप इसका जवाब प्लीज लिखे। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन द एयर, जिसकी जो डेंसिटी है वो एयर से कम होगी, बेसिकली नाइट्रोजन और हीलियम, यही भरा जाता है। ठीक है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट, द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इज एनिमल सेल। रेस्पिरेशन कहाँ होता है एनिमल सेल्स में? तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन का लेवल ज्यादा टफ होता नहीं है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं टफ, बट जनरली इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर ढंग से पढ़ा होगा तो बन जाएंगे। Which among the following is lake is situated in the west coast of the India? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सीडीएस में भी पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा लेक है जो कि सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट पे। ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया अरेबियन सी। ठीक है। तो पूछ रहा है इस साइड में कौन सा लेक है? चिल्का लेक उड़ीसा में, तो इधर है ईस्ट में। अष्टमुड़ी, पुलिकेट और कोलेरू। कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकेट आपका हाँ ये सॉरी कोलेरू लेक तमिलनाडु में है, और आंध्र प्रदेश में आपका पुलिकेट लेक है। अष्टमुड़ी आपका इधर पड़ेगा वेस्ट में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अष्टमुड़ी। ठीक है। तो आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट देखें। Which one of the following waves bats use to detect the obstacle in these flying pads? बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो चमगादड़ को दिखता नहीं है, तो चमगादड़ को कैसे पता चलता है कि आगे क्या ऑब्स्टिकल है क्या नहीं? कौन सी वेव्स के कारण? इंफ्रारेड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और रेडियो वेव्स। ठीक है। तो आपको पॉज करना है और इसका जवाब लिखना है। तो इसका जवाब क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव डॉल्फिन भी यूज करती है, डॉल्फिन भी यूज करती है। वो कौन सी? गैंगेटिक, उनको दिखता नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज इंफ्रारेड ऐसी वेव्स है जहां आप बेसिकली जो रिमोट कंट्रोल होते हैं टीवी के, वहां भी यूज होता है। आपकी बॉडी से जो वेव्स निकलती है वो कौन सी? वो ह्यूमन बॉडी से पूछा जा सकता है और पूछा भी है। ह्यूमन बॉडी से कौन सी रेज निकलती है? तो इंफ्रारेड वेव्स निकलती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स तो आपको पता ही होगा, रेडियो वेव्स आपको पता होगा। तो आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी क्वेश्चन के लेवल देख के कि आराम से एनडीए एग्जाम निकाला जा सकता है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, और लाइक और शेयर आपको करना है। ठीक है। थैंक यू।